Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is mode of action in gibberellins. Mode of action in gibberellins के हवाले से जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें दो चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि जिब्रेलिन्स का एक्शन होता है थ्रू स्टेम इलोंगेशन, या फिर जिब्रेलिन्स जो है वो अपना एक्शन शो करते हैं बाय प्रोमोटिंग आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स जो हैं जब ये हायर प्लांट्स में मौजूद होते हैं तो ये दो तरीक़ों से अपना रोल जो है प्ले करते हैं। एक ये क्या करते हैं, ये स्टेम इलोंगेशन करते हैं। दूसरा इनका जो रोल है वो है बाय प्रोमोटिंग आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन जर्मिनेटेड सीड्स एंड सीडलिंग्स, कि जो सीड्स जर्मिनेट कर रहे होते हैं उन सीड्स में ये आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन के हवाले से। फर्स्ट हम देखेंगे जिब्रेलिक एसिड एंड स्टेम इलोंगेशन। जिब्रेलिक एसिड एंड स्टेम इलोंगेशन फर्स्ट हम देखते हैं। जैसे कि हमें जनरली पता है कि जिब्रेलिक एसिड्स जो हैं ये स्टेम को इलोंगेट करते हैं, उनमें मौजूद सेल्स की इलोंगेशन करते हैं। तो इनमें ज़्यादातर जो इलोंगेशन ये काज करते हैं वो करते हैं ये रोजिड्स में और इसी के साथ ही ड्वार्फ स्पीशीज़ में। इस तरह के प्लांट्स में ये स्टेम की इलोंगेशन करते हैं। अब रोजिड्स क्या होते हैं? रोजिड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम नहीं होती या स्टेम बहुत छोटी होती है, बराए नाम सी होती है, विजिबल इतनी नहीं होती, और उसमें जो लीव्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं अबव द ग्राउंड और स्टेम जो है वो नज़र नहीं आती। जैसे कि आप देखें एलोवेरा है, सेंसीवेरिया है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें अबव द ग्राउंड आपको लीव्स तो नज़र आ रहे होते हैं लेकिन सॉइल के ऊपर स्टेम जो है वो इतनी विजिबल नहीं होती। तो ऐसे तमाम प्लांट्स जिसमें स्टेम बहुत छोटी हो या बिल्कुल ना हो वो रोजिड्स में आ जाते हैं। ठीक है, रोजिड्स में जिब्रेलिक एसिड स्टेम को इलोंगेट कर सकते हैं। दूसरा, ड्वार्फ स्पीशीज़ में भी ये स्टेम की इलोंगेशन करते हैं। ड्वार्फ स्पीशीज़ वो होती हैं जिनमें स्टेम तो होती है लेकिन हाइट में वो स्पीशीज़ शॉर्ट होती हैं। शॉर्ट हाइटेड जो होते हैं उनको ड्वार्फ स्पीशीज़ कहा जाता है। तो इन दोनों टाइप्स में, रोजिड्स में और ड्वार्फ स्पीशीज़ में, ये क्या करते हैं, ये स्टेम को इलोंगेट कर सकते हैं। अब स्टेम इलोंगेशन के हवाले से जो ज़्यादा स्ट्राइकिंग एग्जांपल इसकी हम देखते हैं वो है डीप वाटर राइस ओराइज़ा सैटिवा में। डीप वाटर राइस की एक वैरायटी है जो कि डीप वाटर में भी एग्जिस्ट करती है और उसमें ये क्या करते हैं, ये इंटरनोड की इलोंगेशन करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमने अभी बात की कि राइस की एक वैरायटी है जिसको डीप वाटर राइस कहा जाता है। इसको डीप वाटर राइस इसलिए कहा जाता है कि ये डीप वाटर में भी एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया कि वाटर जब शैलो होता है, ठीक है, पानी कम है, तो इसमें दोनों वैरायटीज़ दिखाई गई हैं। ये है डीप वाटर राइस और ये दूसरी वैरायटी है नॉन डीप वाटर राइस। तो शैलो वाटर में, कम पानी में, ये दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वाटर लेवल ज़्यादा होता है, राइज हो जाता है, यहाँ पर देखें कि वाटर लेवल ज़्यादा हो गया है, डीप वाटर है, तो डीप वाटर में डीप वाटर राइस वाली वैरायटी तो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो नॉन डीप वाटर राइस वाली वैरायटी है, ये देखें इसमें येलो येलो हो गए हैं लीव्स, तो ये वैरायटी जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही डीप वाटर में, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये इलोंगेट हो सके। डीप वाटर राइस वैरायटी जो है इसमें आप देखें कि इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई है, इसके इंटरनोड्स इलोंगेट हुए हैं, इसकी स्टेम की इलोंगेशन हुई है और इसका जो अपर फोलिएज है, अपर जो इसके लीव्स हैं वो वाटर लेवल से अबव आ गए हैं, जिसकी वजह से ये वैरायटी डीप वाटर राइस एग्जिस्ट कर रही है इन डीप वाटर। और इसमें क्या हमने बात की कि इसकी जो स्टेम की इलोंगेशन है वो कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड का रोल है इसकी इलोंगेशन में। अब डीप वाटर राइस में हमने कहा कि इंटरनोड की इलोंगेशन होती है। तो वो इलोंगेशन किस तरह से होती है कि नोड्स में इंटरनोड की बेस पे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या करता है कि ये इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज़ करता है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो इंक्रीज सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन ज़्यादा होगी तो सेल्स की तादाद बढ़ेगी और सेल्स की तादाद बढ़ने से जो उसमें इंटरनोड का साइज़ है वो भी बढ़ेगा। एक तो सेल्स की तादाद बढ़ेगी बाय सेल डिवीजन और दूसरा ये देखा गया कि सेल्स जो हैं वो एक्सपैंड भी होते हैं।
सेल डिवाइड भी होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तादाद में बढ़ते हैं। दूसरा ये कि ये साइज़ में भी एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनोड का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि द इफ़ेक्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड ऑन स्टेम एक्सटेंशन इज़ मेनली बेस्ड ऑन सेल इलोंगेशन इन सब एपिकल मेरिस्टेम्स, हाउएवर बोथ द रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड द साइज ऑफ द मेरिस्टेम आर इंक्रीज्ड बाय जिब्रेलिक एसिड, व्हिच इंडिकेट्स दैट द जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस्ड स्टेम ग्रोथ कैन आल्सो बी अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन सेल नंबर। वही बात कि सिर्फ एक इसमें फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ सेल डिवीजन इलोंगेशन काज नहीं कर सकती और ना ही सिर्फ सेल इलोंगेशन इसमें स्टेम की इलोंगेशन करती है, बल्कि दोनों फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं कि एक तो सब एपिकल मेरिस्टेम में सेल्स की डिवीजन ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेम इलोंगेट करती है, सेल डिवीजन से तादाद बढ़ती है सेल्स की। और दूसरा ये कि सेल जो नए बन रहे होते हैं वो एक्सपेंड भी होते हैं, उनका साइज़ भी इलोंगेट होता है, जिसकी वजह से इलोंगेशन होती है स्टेम की। फिर ये कि जिब्रेलिक एसिड क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं टाइमिंग ऑफ माइटोटिक साइकिल। अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल डिवीजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन होती है ये होती है माइटोसिस। माइटोसिस के ज़रिए ये सेल्स डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टेम है वो इलोंगेट करती है। तो माइटोटिक साइकिल की टाइमिंग को भी ये इफ़ेक्ट करते हैं जिब्रेलिक एसिड्स। और ये किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं कि ये माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज़ होती है उस इंटरफेज़ को ये शॉर्ट कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, तो माइटोसिस जो है वो जल्दी होती है। अब उसको शॉर्ट किस तरह से करते हैं कि होता यह है कि जब जिब्रेलिक एसिड नहीं होता तो उस वक्त इंटरफेज़ की जो G1 फेज़ है वो स्लो होती है या अरेस्टेड होती है। उस G1 फेज़ को ये रैपिड करते हैं, वो फ़ौरन से होती है, उसके बाद DNA सिंथेसिस होती है और फिर माइटोटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड्स जो हैं वो माइटोसिस को इंक्रीज़ इस तरह से करते हैं कि वो उसकी इंटरफेज़ को शॉर्ट कर देते हैं, रैपिड कर देते हैं। अब जिब्रेलिक एसिड का हमने क्योंकि रोल देखना है कि किस तरह से ये सेल की इलोंगेशन काज करते हैं, तो इसमें ये कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी को ये प्रमोट करते हैं। फर्स्ट इसमें है परऑक्सीडेज एंजाइम। परऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जब ये परऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं तो इस तरीके से ये सेल को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब परऑक्सीडेज एंजाइम इनफैक्ट सेल वॉल में क्या कर रहे होते हैं, परऑक्सीडेज catalyzes the conversion of water soluble phenolics into hydrophobic quinones। अब सेल वॉल में मौजूद होते हैं फिनोलिक्स। फिनोलिक्स क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, फिनोल्स जो होते हैं, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल फिनोलिक्स सेल वॉल में मौजूद होते हैं, लेकिन परऑक्सीडेज एंजाइम जो मौजूद हो अगर, तो वो क्या करता है, वो इन वाटर सॉल्युबल फिनोलिक्स को हाइड्रोफोबिक क्विनोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जब परऑक्सीडेज एंजाइम ने फिनोलिक्स को हाइड्रोफोबिक क्विनोन्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब सेल वॉल में ये हाइड्रोफोबिक क्विनोन्स, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोफोबिक हैं, कि वाटर को रिपेल करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पहले फिनोलिक्स थे तो वो वाटर सॉल्युबल थे, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते थे और सेल वॉल को इलोंगेट कर सकते थे। लेकिन अगर परऑक्सीडेज मौजूद हैं और उन्होंने फिनोलिक्स को कन्वर्ट कर दिया है हाइड्रोफोबिक क्विनोन्स में, तो वो क्विनोन्स अब वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और सेल वॉल की ना तो लूजनिंग होगी और ना ही सेल वॉल इलोंगेट कर सकेगी। तो इसलिए जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ये सबसे पहले इन परऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है कि ये वाटर सॉल्युबल फिनोलिक्स को कन्वर्ट ना कर पाएँ हाइड्रोफोबिक क्विनोन्स में, ठीक है। जब ये इनको इनहिबिट करेगा तो फिर सेल की एक्सपेंशन हो पाएगी। अच्छा, फिर इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कन्वर्जन करता है। इसमें हम देखें तो ये परऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये दिखाया हुआ है कि ये करता क्या है कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में जब करता है तो ये रिडक्शन करता है। इसकी रिडक्शन में ये 2 हाइड्रोजन जो एडिशनल यहाँ पर आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो रिलीज़ होते हैं इस रिएक्टेंट से
ये रिएक्टेंट क्या हैं, ये फिनोलिक्स हैं, ठीक है। सेल वॉल में ये जो फिनोलिक्स होते हैं ये देखें ये सेपरेटली मौजूद होते हैं, लेकिन जब परऑक्सीडेज अपना रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, ठीक है, ये एक कार्बन ये, दूसरी कार्बन ये एक एक हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं जो कि फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मिलके वाटर बना लेते हैं और फिर इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और ये 2 फिनोल्स जो हैं ये मिल के क्या बना रहे हैं, ये क्विनोन बना रहे हैं। और ये क्विनोन हमने बात की कि ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को ये रिपेल करता है। अगर ये बन जाता है क्विनोन तो सेल वॉल की लूजनिंग नहीं हो पाती। तो जिब्रिलिक एसिड का जो रोल है वो ये है कि वो इन पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकता है। एक तो ये रोल था परऑक्सीडेज का। दूसरा ये कि परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं कि सेल वॉल में कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनको एक्सटेंसिन प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये एक्सटेंसिन प्रोटीन्स जो हैं ये फ्रीली मौजूद होती हैं, मतलब बहुत सारी एक्सटेंसिन प्रोटीन्स के यूनिट्स मौजूद होते हैं, आपस में ये लिंक्ड नहीं होते। जितने ज़्यादा एक्सटेंसिन प्रोटीन्स फ्रीली मौजूद होंगी सेल वॉल में उतना ज़्यादा सेल जो है वो एक्सपैंड हो पाएगा और इलोंगेट हो पाएगा। अगर सेल वॉल में ये परऑक्सीडेज एंजाइम्स मौजूद हैं तो ये परऑक्सीडेज एंजाइम ये इनका जो दूसरा रोल है वो ये भी है कि ये इन एक्सटेंसिन मॉलिक्यूल्स को, ये दिखाया गया ये एक एक्सटेंसिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा एक्सटेंसिन मॉलिक्यूल है, ये सेल वॉल में मौजूद होते हैं लेकिन फ्रीली मौजूद हैं, ये आपस में इनके कोई लिंक नहीं है एक दूसरे के साथ। फ्रीली जब ये मौजूद होते हैं सेल वॉल में तो उस सूरत में ये सेल वॉल की एक्सटेंशन या उसको इलोंगेट कर सकते हैं। लेकिन जब परऑक्सीडेज इनको कन्वर्ट कर देता है इनके प्रोडक्ट्स में, क्या करता है कि ये इन दोनों के दरमियान लिंक बना देता है, ठीक है। अब यहाँ से ये कार्बन और यहाँ जो OH है इसके दरमियान ये लिंक प्रोड्यूस करता है। यहाँ देखें तो यहाँ पर ये क्रॉस लिंक्स दिखाया गया है इन दोनों के दरमियान। जब ये एक्सटेंसिन्स आपस में लिंक बनाते हैं तो ये जो लिंक बनता है ये कहलाता है आइसोडाई टायरोसिन रेजिड्यू। तो ये आइसोडाई टायरोसिन रेजिड्यू के ज़रिए जब ये लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से, क्रॉस लिंक करते हैं, तो उस सूरत में ये सेल वॉल की लूजनिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट मीन्स कि सेल वॉल को लूज़ करने के लिए, सेल वॉल को एक्सपेंड करने के लिए ज़रूरी है कि इन परऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाए। और जैसे हमने पहले बात की कि जिब्रिलिक एसिड क्या करते हैं, वो परऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं ताकि इस तरह से वो सेल वॉल प्रोटीन्स जो एक्सटेंसिन्स हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग ना कर सके, ठीक है। और पिछली एग्जांपल में हमने पढ़ा कि फिनोलिक्स को ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोफोबिक क्विनोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं ये परऑक्सीडेज। तो वहाँ पर भी जब परऑक्सीडेज की एक्टिविटी को जिब्रिलिक एसिड इनहिबिट करेगा तो हाइड्रोफोबिक क्विनोन्स भी नहीं बनेंगे और इस तरह से एक्सटेंसिन प्रोटीन्स के ये क्रॉस लिंकिंग भी इनकी नहीं होगी और इस सूरत में सेल वॉल लूज़ होगी और वो एक्सटेंड हो सकेगी। जो दूसरा पॉसिबल मैकेनिज़्म है जिब्रिलिक एसिड के ज़रिए जो इलोंगेशन होती है उस हवाले से, उसमें यह है कि ये रेगुलेट करते हैं सेल वॉल की लिग्निफिकेशन को। अब अभी तक तो हमने एक एंजाइम के बारे में पढ़ा कि परऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करते हैं। दूसरा एक और एंजाइम है जिसे कहते हैं फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइएज, ठीक है, इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में PAL पॉल भी कहा जाता है। तो ये फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइएज या फिर पॉल एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल प्रोपेनाइड प्रिकर्सर्स ऑफ फेरुलिक एसिड एंड लिग्निन, ठीक है। ये जब सेल वॉल में मौजूद होता है ये एंजाइम पॉल एंजाइम, तो ये वहाँ पर फेरुलिक एसिड के प्रिकर्सर्स बनाना शुरू कर देता है और साथ में लिग्निन की सिंथेसिस करता है। 2 चीज़ों की ये सिंथेसिस करता है, एक फेरुलिक एसिड के प्रिकर्सर्स बनाता है। कौन प्रिकर्सर्स इसके क्या कहलाते हैं, फिनाइल प्रोपेनाइड
ये फिनाइल प्रोपेनाइड प्रिकर्सर्स जो हैं ये फेरुलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। तो ये पॉल एंजाइम एक तो फेरुलिक एसिड के प्रिकर्सर्स बनाता है, दूसरा ये सेल वॉल में लिग्निन को सिंथेसाइज करता है। इन दो चीज़ों की ये सिंथेसिस करता है। अब आपको पता है कि लिग्निन जो है ये सेल वॉल में अगर मौजूद हो तो सेल वॉल रिजिड होती है, रिजिडिटी उसमें काज होती है। अब जब सेल वॉल रिजिड होती है तो उस सूरत में वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती, वो लूज़ नहीं हो सकती और ना ही वो स्ट्रेच हो के इलोंगेट हो सकती है। अगर पॉल एंजाइम मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, वो फेरुलिक एसिड बनाएगा और वो लिग्निन बनाएगा, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो इलोंगेशन शो नहीं करेगी क्योंकि उसमें रिजिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। When growth is inhibited in light, पॉल एक्टिविटी इज़ हाई। फिर ये देखा गया कि जो प्लांट्स लाइट में मौजूद हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी इलोंगेशन नहीं हो रही स्टेम की, हालांकि उनको लाइट भी मिल रही है, तो उन प्लांट्स में देखा गया कि पॉल एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, कि पॉल एंजाइम्स मौजूद थे जो कि कंटिन्यूसली फेरुलिक एसिड के प्रिकर्सर्स भी बना रहे थे, सेल वॉल में लिग्निन भी बना रहे थे, जिसकी वजह से सेल की इलोंगेशन नहीं हो पा रही। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो पॉल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, वो इलोंगेशन किस तरह से करता है कि वो पॉल एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सेल वॉल में लिग्निन नहीं बनते और सेल वॉल की लूजनिंग होती है और वो जो है वो एक्सपैंड हो सकती है। तो पहले हमने बात की कि ये परऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करते हैं, दूसरा ये पॉल एंजाइम जो कि फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइएज एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी को भी, इन दो एंजाइम्स की एक्टिविटी को जिब्रेलिक एसिड इनहिबिट करता है ताकि सेल की इलोंगेशन हो सके। इसी के साथ ही जब जिब्रेलिक एसिड का इफ़ेक्ट देखा जाता है स्टेम इलोंगेशन पे, तो बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ में देखा गया है कि जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेटेड ग्रोथ जो है इट इज़ डायरेक्टली को रिलेटेड विद द एंजाइम ज़ाइलोग्लूकन एंडोट्रांसग्लाइकोसाइलेज, जिसको लिखते हैं XET। ठीक है, तो इस XET एंजाइम और जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेटेड ग्रोथ के दरमियान कोई रिलेशन पाया जाता है जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है। अब ये जो एंजाइम है जिसको XET का नाम दिया गया है, ये क्या करता है, इट हाइड्रोलाइजेस ज़ाइलोग्लूकन इंटरनली एंड ट्रांसफर्स वन ऑफ द कट एंड्स टू द फ्री एंड ऑफ एन एक्सेप्टेड ज़ाइलोग्लूकन मॉलिक्यूल। अब ये देखें तो सेल वॉल में इस तरह से ज़ाइलोग्लूकन्स मौजूद होते हैं। आप डायग्राम में देखें तो ये दिखाया गया है कि ये एक ज़ाइलोग्लूकन है, ये दूसरा ज़ाइलोग्लूकन है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट इसके ये स्ट्रक्चरली दिखाए गए हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं ये ज़ाइलोग्लूकन्स ये सेल वॉल में मौजूद हैं। अब ज़ाइलोग्लूकन एंडोट्रांस हाइड्रोलेज जो एंजाइम है जिसको XET एंजाइम कहा जाता है, वो क्या करता है, वो इनमें से एक ज़ाइलोग्लूकन को इंटरनली कट करता है। यहाँ पर तो ये देखें दो ज़ाइलोग्लूकन दिखाए गए हैं, यहाँ दिखाया गया है कि ये XET एंजाइम जो है इस पहले वाले ज़ाइलोग्लूकन को इंटरनली यहाँ से जो है ये कट कर रहा है। इसको कट जब करेगा तो इसके दो सेगमेंट्स जो एंड्स जो हैं ये अलग हो जाएंगे। कट करने के बाद देखेंगे इसके दो पार्ट्स जो हैं ये अलग हो गए। उसके बाद इसने क्या करना है, इसने इस एक कट एंड को दूसरे ज़ाइलोग्लूकन के साथ इसने अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो इसने दूसरे के साथ इस एंड को अटैच कर दिया, तो ये जो दूसरा ज़ाइलोग्लूकन था ये एनलार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज़ाइलोग्लूकन की रीअरेंजमेंट करता है सेल वॉल में, जिसकी वजह से सेल वॉल की इलोंगेशन होती है। मींस ये जो एंजाइम XET एंजाइम है ये अगर सेल वॉल में मौजूद हो तो ये सेल वॉल में मौजूद ज़ाइलोग्लूकन्स की रीअरेंजमेंट करते हैं और सेल वॉल की इलोंगेशन काज करते हैं। मींस इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है सेल की इलोंगेशन पे। दूसरा ये कि ये जो XET एंजाइम है ये फैसिलिटेट करता है द पेनिट्रेशन ऑफ एक्सपेंसिन्स इनटू द सेल वॉल। ठीक है, एक तो ये रीअरेंजमेंट करता है ज़ाइलोग्लूकन्स की, दूसरा ये एक्सपेंसिन्स को पेनिट्रेट होने देता है सेल वॉल में। अब एक्सपेंसिन्स क्या हैं, एक्सपेंसिन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो सेल वॉल में मौजूद होती हैं और जब सेल वॉल की एसिडिटी बढ़ती है, सेल वॉल की pH जब एसिडिक हो जाती है तो उस सूरत में ये एक्सपेंसिन्स प्रोटीन क्या करती हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वीक कर देती हैं और फिर सेल वॉल को लूज़ कर देती हैं, जिससे सेल वॉल की इलोंगेशन जो है वो होती है। तो हमने कहा कि XET एंजाइम जो है
ये फैसिलिटेट करता है या प्रमोट करता है एक्सपेंसिन्स की पेनिट्रेशन को सेल वॉल में। जब सेल वॉल में एक्सपेंसिन्स ज़्यादा होंगे और सेल वॉल जब एसिडिक मीडियम में आएगी तो ये एक्सपेंसिन्स क्या करेंगे कि सेल वॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वीक कर देंगे या ब्रेक कर देंगे पॉलीसेक्राइड्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और फिर सेल वॉल को लूज़ करेंगे, जिसकी वजह से सेल वॉल इलोंगेट हो पाएगी और वो ग्रोथ शो करेगी। तो इसमें जो हमने पढ़ा है ये जिब्रेलिक एसिड एंड स्टेम इलोंगेशन के हवाले से, तो इसमें हमने किन एंजाइम्स का जिक्र किया है? एक हमने इसमें जिक्र किया है परऑक्सीडेज एंजाइम का। हमने कहा कि परऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को जिब्रेलिक एसिड इनहिबिट करता है, ठीक है, ताकि सेल इलोंगेट करे। XET एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, क्योंकि XET एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये पॉजिटिवली जो है ये अपना इफेक्ट शो करता है और ये सेल वॉल को इलोंगेट करता है। इसी तरह से एक्सपेंसिन्स की एक्टिविटी को भी ये स्टिमुलेट करता है। तो जिब्रेलिक एसिड एक्सपेंसिन्स और XET की एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जबकि ये पर ऑक्सीडेजेस की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है, और पॉल एंजाइम की एक्टिविटी को भी ये इनहिबिट करता है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, हमने पहले शुरू में ही बात की कि जिब्रेलिक एसिड एक तो स्टेम इलोंगेशन के ज़रिए ये ग्रोथ शो करता है, दूसरा ये करता है बाय सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन। जनरली हम देखते हैं कि जो भी प्लांट हार्मोन्स हैं वो RNA या प्रोटीन की सिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन्स में भी हमने बात की थी। लेकिन जिब्रेलिक एसिड के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो इसकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है RNA और प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से, वो हम देखते हैं इसमें जो सीड्स होते हैं सीरियल ग्रेन्स के, उसमें हम कहते हैं कि उसकी जो सीरियल्स में जो एंडोस्पर्म की आउटर वॉल होती है, जिसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं, उसमें अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को ये बढ़ाते हैं, या हम कहते हैं कि ये अल्फ़ा एमाइलेज को ये सिंथेसाइज करते हैं। अल्फ़ा एमाइलेज क्या है? ये हाइड्रोलेज है जो कि सिंथेसाइज होता है इन द एल्यूरोन लेयर। अब क्या किया गया है एक्सपेरिमेंट में? एक एक्सपेरिमेंट में ये किया गया है कि कुछ सीड्स लिए गए और उन सीड्स में से उसकी एंडोस्पर्म की जो वॉल है एल्यूरोन लेयर, उसको आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर लिया गया, ठीक है। वो जो आइसोलेटेड एल्यूरोन लेयर्स हैं उनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया और उस मीडियम में जिब्रेलिक एसिड भी ऐड किया गया, ठीक है। अब इन एल्यूरोन लेयर्स को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है जिसमें जिब्रेलिक एसिड मौजूद है। तो जिब्रेलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से इन एल्यूरोन लेयर्स में अल्फ़ा एमाइलेज की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम है और एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मींस जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। द मेन ऑब्जर्वेशन इज दैट Gibrelic acid either coming from the embryo in intact seeds or added to the media in case of isolated layers can stimulate the alluron cell to synthesize and secrete a number of hydrolytic enzymes, particularly alpha amylase। ये वही बात कि जिब्रेलिक एसिड अगर तो ये इंटैक्ट सीड्स की हम स्टडी करते हैं, इंटैक्ट सीड्स वो जिसकी हमने लेयर्स जो है वो रिमूव नहीं की। इंटैक्ट सीड में हम कहते हैं कि सीड के अंदर एक साइड पे एम्ब्रियो होता है और दूसरी तरफ जो है वो एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो के अंदर जिब्रेलिक एसिड बनता है नेचुरली और वो जिब्रेलिक एसिड एम्ब्रियोल वाली साइड से मूव करके एंडोस्पर्म में जाता है और वहाँ पर एल्यूरोन लेयर में वो अल्फ़ा एमाइलेज की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इसी तरह और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बनते हैं। अल्फ़ा एमाइलेज क्योंकि मिकदार में ज़्यादा बनता है तो पार्टिकुलरली इसकी स्टडी की गई है। और अब ये जो अल्फ़ा एमाइलेज है या जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जिसका हम कह रहे हैं कि ये एल्यूरोन लेयर में इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, ये इनफैक्ट क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर ये जो अल्फ़ा एमाइलेज है ये एंडोस्पर्म में जो रिज़र्व फूड मटेरियल मौजूद होता है, सीड में एंडोस्पर्म स्टोर करता है ना रिज़र्व फूड को, और उसने किस लिए स्टोर किया हुआ होता है कि जब ग्रोथ होती है सीड की तो उससे सीडलिंग जब बनता है तो सीडलिंग के लिए जो इनिशियल फूड सप्लाई होती है वो एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है। तो वो एंडोस्पर्म में वो जो रिज़र्व फूड मटेरियल है उसको अल्फ़ा एमाइलेज क्या करता है, उसकी मोबिलाइजेशन करता है, जिससे वो उसको कन्वर्ट करता है सिंपल प्रोडक्ट्स में। वो फूड जब सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है तो वो सप्लाई होती है टू द एम्ब्रियो और उससे एम्ब्रियो ग्रो करता है और उससे सीडलिंग बनती है।
When isolated alurone layers were incubated in gibberellic acid containing calcium ions, a range of hydrolytic enzymes are produced de novo, of which 60 to 70% made up of alpha amylase. इसी तरह से जब वो कहते हैं कि आइसोलेटेड एल्यूरोन लेयर्स को जब इंक्यूबेट किया गया, ग्रो किया गया एक ऐसे मीडियम में जिसमें जिब्रिलिक एसिड भी था और उसमें कैल्शियम आइंस भी थे, तो देखा गया कि उसमें बहुत से डिनोवो सिंथेसिस हुई है. डिनोवो मींस न्यू सिंथेसिस हुई है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की इन एल्यूरोन लेयर्स में. तो एल्यूरोन लेयर्स में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिंथेसाइज हुए हैं उनमें 60 to 70% जो हैं वो अल्फा एमाइलेज थे. अब ये जो अल्फ़ा अमाइलेज हैं इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि ये अल्फ़ा अमाइलेज जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे इनकी सिंथेसिस होती है. और इनकी सिंथेसिस जो है इसके लिए डीएनए पे अल्फ़ा अमाइलेज जीन मौजूद होता है. पहले न्यूक्लियस में होती है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन किसकी होती है, अल्फ़ा अमाइलेज जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है. तो उससे बनता है अल्फ़ा अमाइलेज मैसेंजर आरएनए. ठीक है, और वो आरएनए वहाँ से ट्रांसफ़र होके न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो मौजूद होते हैं. वहाँ जब वो आरएनए आता है तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स भी होते हैं तो उनके साथ मिलके वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये अमाइलेजेस जो हैं वहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं. It was later, however, shown that probably no additional endoplasmic reticulum is synthesized, but there is reorganization of pre-existing endoplasmic reticulum in response to gibberellic acid treatment. तो जब जिब्रिलिक एसिड ट्रीटमेंट किया जाता है या प्लांट में जिब्रिलिक एसिड मौजूद होता है तो उस सूरत में अल्फ़ा एमाइलेज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा एमाइलेज बनाते हैं. तो ये क्योंकि अल्फ़ा एमाइलेज ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की भी सिंथेसिस हुई या नहीं. वो कहते हैं कि न्यू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स नहीं बन रहे होते बल्कि पहले से मौजूद जो प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होती है. वो एक्टिवली वर्क करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम बनाते हैं. There is an increase in the synthesis of ribosomes following gibberellic acid treatment together with ribosome aggregation leading to polyribosome formation, and these polyribosomes are attached to endoplasmic reticulum where new protein is synthesized. अब इसमें वो कहते हैं कि क्या इसका रोल है कि किस तरह से ये प्रमोट करता है अल्फ़ा एमाइलेज की सिंथेसिस को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बने. कि इसमें जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोमल आरएनए, ये ज़्यादा बनता है. ठीक है, और ये राइबोसोम्स फिर एग्रीगेट हो जाते हैं. ये आपस में एग्रीगेशन करके मिल के ये क्या बनाते हैं, ये पॉलीराइबोसोम बनाते हैं. और ये पॉलीराइबोसोम्स जो हैं ये जाके अटैच होते हैं ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. तो ये बहुत सारे जो एग्रीगेटेड राइबोसोम्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और फिर यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. अब अगर प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स मौजूद हों, जैसे आपको पता है कि साइक्लोहेक्सीमाइड जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है. अगर ये इनहिबिटर मौजूद होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी. तो इन इनहिबिटर्स की मौजूदगी में देखा गया है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होती तो हाइड्रोलेज एंजाइम की फॉर्मेशन ही नहीं होती. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो चुकी है. It is now clear that gibberellic acid brings about enzyme-specific selective messenger RNA synthesis which is associated with polyribosome formation and de novo synthesis of a particular hydrolase. तो ये बात अब क्लियर हो गई कि जिब्रिलिक एसिड क्या करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करते हैं. कौन से मैसेंजर आरएनए, जिन्होंने आगे ट्रांसलेशन करके अल्फ़ा एमाइलेज बनाना है. ठीक है, और ये स्पेसिफिक मीन्स एंजाइम स्पेसिफिक अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम है ना, तो उस एंजाइम का जो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए है उसकी सिंथेसिस को ये बढ़ाएंगे. वो मैसेंजर आरएनए ज़्यादा बनेगा जिसने आगे ट्रांसलेशन करके अल्फ़ा एमाइलेज बनाना है. तो ये सिलेक्टिवली उन मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करते हैं. पॉलीराइबोसोम्स की सिंथेसिस को भी ये बढ़ाते हैं. बहुत सारे राइबोसोम्स बनते हैं, वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होते हैं, ज़्यादा उसमें ट्रांसलेशन होती है और फिर हाइड्रोलेज एंजाइम की सिंथेसिस भी ज़्यादा होती है. जिब्रिलिक एसिड ऑपरेट्स डायरेक्टली एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ड्यूरिंग मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस whereas it effects on the translation of new messenger RNAs into proteins may be indirect. अब इसका जो इफ़ेक्ट है इन
हाइड्रोलेज एंजाइम्स की सिंथेसिस पे। अब क्योंकि हाइड्रोलेज एंजाइम जो है ये प्रोटीन है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है इसकी सिंथेसिस का वो ट्रांसक्रिप्शन है, फिर ट्रांसलेशन है कि पहले डीएनए के जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो के मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्ट है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिवली क्या करता है, ये उन मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को बढ़ाता है जिन्होंने आगे अल्फ़ा एमाइलेज बनाना है। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जब मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है वहाँ पर ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, जबकि ट्रांसलेशनल लेवल जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसने वो मैसेंजर आरएनएज अब बना लिए हैं जिन्होंने आगे ट्रांसलेशन करके अल्फ़ा एमाइलेज बनाना है। तो डायरेक्टली ये ट्रांसक्रिप्शन को इफ़ेक्ट करता है और ट्रांसलेशन पे जो इसका इफ़ेक्ट है वो इनडायरेक्ट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मोड ऑफ एक्शन इन जिबरेलिन्स के हवाले से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।